नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मंगलवार को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने जनजातीय कार्य मंत्री श्रीमती मीना सिंह के बंगले का घेराव कर स्थायी शिक्षकों के रिक्त पदों को वृद्धि के साथ शिक्षक भर्ती 2018 को न्याय संगत पद वितरण के साथ पूर्ण कराने की मांग की। शिक्षक पात्रता परीक्षा संघ के प्रदेश संयोजक रंजीत और सहित अन्य अभ्यर्थियों ने बतलाया कि मध्य प्रदेश में 10 वर्ष बाद हो रही है शिक्षक भर्ती में नाम मात्र के पद घोषित किए गए हैं, जबकि प्रदेश में 87,630 पद रिक्त हैं, जिसमें से जनजातीय क्षेत्रों के 40% स्कूल में स्थायी शिक्षक नहीं है, जहां पर अतिथि शिक्षकों ने अध्ययन का कार्य कराया जा रहा है। पात्र अभ्यर्थियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए जनजातीय मंत्री के नाम पत्र ज्ञापन सौंपा। रिक्त पदों में भर्ती करो, हमारी मांगे पूरी करो। रिक्त पदों में भर्ती करो, सेकंड काउंसलिंग करो, सेकंड काउंसलिंग करो। पदों का वितरण न्याय संगत, पदों का वितरण करो। अतिथि प्रथा बंद करो, अतिथि प्रथा बंद करो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन करो। नहीं आपसे भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। नहीं आपसे भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। हमारी मांगे पूरी करो। रिक्त पदों में वृद्धि करो। भारत माता की जय मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। रिक्त पदों में वृद्धि करो, रिक्त पदों में वृद्धि करो। हम अपना अधिकार चाहते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार चाहते, नहीं किसी से भीख मांगते। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करो। नई राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं जो कि 2018 में परीक्षा हुई थी और 10 वर्षों के बाद शिक्षक भर्ती शुरू हुई है जनजातीय विभाग और शिक्षा विभाग द्वारा। और जो भर्ती चल रही है नाम मात्र की हुई है, उसमें भी नामों की पुनरावृत्ति की जा रही है दोनों विभागों से। वही नाम इधर हैं, वही नाम उधर हैं। और पद वृद्धि की मांगों को लेकर आज हमारा 1 दिवसीय ज्ञापन का प्रोग्राम था, छोटा सा धरना था और मंत्री जी को हमने अभी ज्ञापन दिया है। उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है कि आपकी मांगों को हम मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। परंतु हमारी प्रमुख रूप से मांग ये है कि जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, उसके बावजूद भी सिर्फ अतिथि शिक्षकों से कार्य चलाया जा रहा है। हमारी भर्ती के लिए प्रतिदिन सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं और अभी तक भर्ती अधूरी है। हमारी मांग है कि जितने भी पद रिक्त हैं उन सभी पदों पर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से सीधी भर्ती की जाए। 10 वर्षों के बाद भर्ती हुई है। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक प्रतिदिन 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही जाती है, शिक्षक भर्ती की बात कही जाती है। कल केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन कराने आए हुए थे। कागजों में, मीटिंगों में, वल्लभ भवन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन ये हो रहा है। आज हम पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। हमारी कोई मांग सुनने वाला नहीं, समझने वाला नहीं है, इसलिए मजबूरन आज हमें आदरणीय मंत्री जी के बंगले तक आना पड़ा। अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, नाम रिपीट करते हैं। पद वृद्धि की बात कहो तो कहते हैं बजट नहीं है। बजट यहाँ बनाने के लिए बजट है, दूसरे विधायक खरीदने के लिए बजट है, तिरंगा यात्रा में करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने के लिए बजट है और हमारी मांगों को पूर्ण कराने के लिए बजट का बहाना लिया जाता है। और आज भी यही बात कही गई है। हम आपकी मांगे नहीं मानते तो आगे क्या करोगे? हमारा बहुत बड़ा प्रदर्शन हो सकता है दोनों विभागों से पद वृद्धि के लिए। हम पिछले 3 वर्षों से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी तक सिर्फ नाम मात्र के पदों पर भर्ती, जो कि हम शिक्षित युवाओं के साथ छलावा है। हमारी मांग है कि पद वृद्धि करते हुए सेकंड काउंसलिंग की जाए, सेकंड काउंसलिंग के बाद थर्ड काउंसलिंग भी की जाए, फोर्थ भी की जाए, जब तक कि समस्त पद भरे ना जाए। नियम यह है कि हर दूसरे वर्ष शिक्षक भर्ती होगी। 10 वर्षों के बाद परीक्षा होती है, 10 वर्षों के बाद 4 वर्षों से भर्ती चल रही है, उसके बाद कब भर्ती होगी कोई भरोसा नहीं। हमारी मांग है कि पद वृद्धि के साथ समस्त विषयों को महत्व देते हुए जो प्रथम चरण के उपेक्षित विषय थे उनको भी महत्व देते हुए विशेष रूप से भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाए। और जो अभ्यर्थी किसी कारण से छूट गए थे, जैसे विकलांग कोटे के हैं, कुछ अन्य अभ्यर्थी हैं जो अपना सर्टिफिकेट नहीं लगा पाए थे, उनको भी मौका दिया जाए। धन्यवाद। को लेकर आप मंत्री के निवास से पधारे थे, क्या आश्वासन मिला आपको? सर, हमें पहले तो ये बोला गया है कि वो सीएम साहब से बात करेंगे, ऊंचे विभाग में भी बात करेंगे, क्योंकि जनजाति विभाग की काउंसलिंग, DT काउंसलिंग जल्दी होने वाली है।
और जैसा फर्स्ट काउंसलिंग में भी हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। हम हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और उर्दू विषय के अभ्यर्थी हैं, सब टॉप रैंक में हैं और अधिकतर इनमें से ओवर एज हो चुके हैं। द्वितीय काउंसलिंग में भी हमारे साथ काफ़ी अन्याय हुआ है, तो हमने मैम से बात की है कि पहले जो फर्स्ट काउंसलिंग हुई थी उन्हीं में जो सिलेक्शन हो चुके हैं, जिन अभ्यर्थी के जो ऑलरेडी जिनका चयन हो गया है, जो वेटिंग में क्लियर हो चुके हैं, उन्हीं के नाम बार बार रिपीट हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो टॉप रैंक में हैं उनके नाम नहीं आ पा रहे और अपने नंबर का वेट करते करते व्यक्ति बिल्कुल निराश हो चुका है। तो हमने मैम से बात की है कि द्वितीय काउंसलिंग में हमारे जो भी टॉप रैंक वाले हैं उनका नंबर आए और किसी भी अभ्यर्थी का जो फर्स्ट काउंसलिंग में चयन हो गया उनका रिपीट ना हो। तो मैम से हमने कहा कि पदों में आप वृद्धि करें, क्योंकि 87,000 पद रिक्त हैं माध्यमिक विद्यालय के, जिसमें हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान के ऑलरेडी बहुत सारे पद खाली हैं, लेकिन हमें सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। अब भी मैम ने यही कहा कि बजट नहीं है। बजट हर चीज़ के लिए बजट है, शासन के पास बजट है, नेताओं के पास बजट है, लेकिन जब बेरोजगारों की बात आती है, उनके न्याय की, उनकी नौकरी की बात आती है, तो उनके पास बजट नहीं होता है। आप देखिए बारिश में छिंदवाड़ा, ग्वालियर, बालाघाट, इंदौर, कहाँ कहाँ से लोग आए हैं भूखे प्यासे, बारिश में चप्पलें घिस गई हैं, पन्ना से, छिंदवाड़ा से। हम कब तक भागेंगे? और हमें 4 साल हो गए हैं, 2018 के बाद एग्ज़ाम हुआ था, आज 5 साल हो चुके हैं सर। तो हम ये चाहते हैं कि पहले भी इन्होंने इतने निम्न पद दिए हैं, बिल्कुल नाम पात्र। हाँ सर, हम तो आंदोलन करेंगे, धरना करेंगे और अनिश्चितकालीन के लिए हम बैठेंगे। हम होगा तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे, जो होगा हम वो करेंगे, क्योंकि हमारे पद हैं, उसके लिए हम आगे प्रयास करेंगे। पिछले 48 घंटों में प्रदेश में भीषण वर्षा हुई। भोपाल, विदिशा, राजगढ़, गुना, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, जबलपुर समेत मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसके कारण बगवावल लबालब भरे हुए हैं। कई बांधों के गेट खोलने पड़े और कई जगह नदियां खतरे से निशान के ऊपर बह रही। विदिशा जिले में बेतवा और उसकी सहायक नदियां उफान पर हैं, कई गांव घिरे हुए हैं। गुना में पार्वती नदी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और कुछ गांव में जल भराव की स्थिति है। अब नर्मदा में जलस्तर कई जगह कम हो रहा है, लेकिन नेमावर से जैसे स्थानों पर जल स्तर बढ़ भी रहा है। कल से लगातार में स्थिति पर नजर आ रहे। रात को भी सिचुएशन रूम से और आज सुबह भी सारे जिलों से जुड़कर हमने हर आवश्यक कदम उठाने का प्रयास किया है। प्रिय बहनों और भाइयों, पिछले 48 घंटों में प्रदेश में भीषण वर्षा हुई है। भोपाल, विदिशा, राजगढ़, गुना, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, जबलपुर, कुल अगर देखें तो मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके कारण बांध लबालब भरे हैं, कई बांधों के गेट खोलने पड़े हैं और कई जगह नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। विदिशा जिले में बेतवा नदी और बेतवा की सहायक नदियां उफान पर है, कई गांव घिरे हुए हैं। गुना में पार्वती नदी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और कुछ गांव में जल भराव की स्थिति है। अब नर्मदा जी में जल स्तर कई जगह कम हो रहा है, लेकिन नेमावर जैसे स्थानों पर बढ़ भी रहा है। कल से लगातार मैं स्थिति पर नजर रखे हुए हूं। रात को भी सिचुएशन रूम से, रात सवेरे भी सारे जिलों से जुड़ के हमने हर आवश्यक कदम उठाने का प्रयास किया है। भोपाल की सड़कों में मैं रात में भी घूमा था।
इन सभी जिलों में असामान्य वर्षा हुई है। प्रशासन लगातार सक्रिय है। पिछले 24 घंटे में प्रशासन लगातार सक्रिय है। पिछले 24 घंटे में हमने 405 व्यक्तियों को जो गांव में घिरे हुए थे रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। लगभग 2300 लोगों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया गया है। अकेले विदिशा जिले में ही 18 राहत शिविरों में 1200 लोग रुके हुए हैं और लगातार भोजन और आवश्यक सारी व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया जा रहा है। विदिशा में लगातार कई गांवों में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। विदिशा और गुना जिले के 25 गांव बाढ़ में घिरे हुए हैं। अभी हमने प्लान किया है कि विदिशा और गुना जिले के 10 गांवों में जो लोग घिरे हुए हैं उनको 2 हेलीकॉप्टर के माध्यम से एयरलिफ्ट किया जाएगा और वहां हेलीकॉप्टर भेजे जा रहे हैं। राजगढ़ जिले में 8 राहत शिविरों में 500 लोगों को ठहराया गया है। काली सिंध, पार्वती, चंबल नदी के जलस्तरों पर भी हम निरंतर नजर रख रहे हैं। एनडीआरएफ की टीमें और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। नर्मदापुरम में एनडीआरएफ की 2 टीम, विदिशा में 2, जबलपुर में 1, सीहोर में 1, भोपाल में 1, गुना में 1 और ऐसी एसडीआरएफ की विदिशा में 4, राजगढ़ में 2, गुना में 3 ये टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बोट के माध्यम से, नाव के माध्यम से लोगों को निकालने का काम कर रही है। हमने एयरलिफ्टिंग की व्यवस्था के लिए 1 हेलीकॉप्टर रवाना कर दिया, दूसरा हेलीकॉप्टर भी आ रहा और तीसरा भी हमने बुलवाया है। आगरमालवा, रतलाम, शाजापुर इन जिलों में भी हम लगातार नजरें रखे हुए हैं और नीचे स्थान पर जो लोग हैं उन्हें ऊपर बसाने का लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। मैं सभी प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं जो बाढ़ से प्रभावित है, संकट की घड़ी में मैं, प्रदेश की सरकार आपके साथ खड़ी है। हम राहत और बचाव के कामों में भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उसके बाद जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने का भी भरपूर प्रयास करेंगे। आप धैर्य और संयम से काम लें। मैं भी बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में निकल रहा हूं और आपके साथ पूरा प्रशासन, सरकार और मैं खड़ा हूं। धैर्य रखें, संकट की इस घड़ी से हम बाहर निकलेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने बाढ़ प्रभावित और अतिवृष्टि वाले जिले में चर्चा की। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के जिलाध्यक्षों ने फोन पर चर्चा की। बाढ़ पीड़ितों और अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों को मदद के निर्देश दिए। राहत शिविरों में भोजन की व्यवस्था कराने और मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा। पार्टी ने अपने प्रदेश की कार्य समिति, प्रदेश का प्रशिक्षण भी पोस्टपोन इसलिए किया क्योंकि बाढ़ के जो हालात बने हैं और 48 घंटे से लगातार अति बारिश होने के कारण से
जो जनजीवन प्रभावित हुआ है उसको लेकर के हम सब लोगों ने निर्णय लिया कि सभी कार्यकर्ता इस काम में जुटें, लोगों की मदद करें, सहायता शिविर लगाएं और हर प्रकार से जरूरतमंदों को जिस प्रकार की जरूरत है लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना, लोगों को भोजन से लेकर के अन्य प्रकार की जो जरूरत है, चाहे मेडिसिन किसी प्रकार की, उन सारी चीजों की उपलब्धता हो। भारतीय जनता पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष, सारे पदाधिकारी, मंडल से लेकर नीचे तक के कार्यकर्ता इस काम में बहुत गंभीरता के साथ जुटे हैं और सभी कार्यकर्ताओं को हमने ये अपील की कि इस समय हम केवल और केवल बाढ़ में प्रभावित जो लोग हैं उनकी मदद करने का काम करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उद्बोधन में बीजेपी संगठन की तारीफ। सबसे पहले तो मैं भाई बीडी शर्मा को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अनेक कार्यक्रम कुशाभाऊ जन्म शताब्दी के निमित्त मध्य प्रदेश के अंदर शुरू किए हैं। उसमें एक कार्यक्रम अलग अलग समसामयिक विषयों पर भी किसी न किसी को बुलाकर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के लिए भी संगठन की मजबूती, प्रशिक्षण, संगठन के कार्यकर्ताओं में विचारधारा का पक्ष ज्यादा मजबूत है। इस प्रकार से कार्यक्रम और संगठन की पहुंच समाज के हर तबके तक पहुंचे, इस प्रकार के कार्यक्रम बीडी शर्मा ने किए। सबसे पहले तो मैं भाई बीडी शर्मा को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अनेक कार्यक्रम कुशाभाऊ जन्म शताब्दी के निमित्त मध्य प्रदेश के अंदर से और उसमें से एक कार्यक्रम अलग अलग समसामयिक विषयों पर किसी न किसी को बुलाकर संगोष्ठी का आयोजन किया है। संगठन के लिए भी संगठन की मजबूती, प्रशिक्षण, संगठन के कार्यकर्ताओं में विचारधारा का पक्ष ज्यादा मजबूत हो, इस प्रकार के कार्यक्रम और संगठन की पहुंच समाज के हर तबके तक पहुंचे, इस प्रकार के कार्यक्रम बीडी शर्मा जी ने करे। मैं कुछ महीने पहले भोपाल आया था, तब उन्होंने मुझे कहा था कि आप भी एक विषय पर बोलने के लिए आए। मगर मुझे एक बात अध्यक्ष की समझ में नहीं आती है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर गृह मंत्री को क्यों बुलाया। खैर अब अध्यक्ष ने कहा है तो मुझे बात करनी। मुख्यमंत्री और पूरा मंत्रिमंडल गृह मंत्री की अगवानी में लगा रहा। 2 दिन से जनता बिजली नहीं होने से परेशान रही। मूसलाधार बारिश से निचली बस्तियों में पानी भरा। सरकार के अधिकारी गृह मंत्री की अगवानी में व्यस्त रहे। विधायक आरिफ मसूद। कल की घटना बड़ी है। एक तो आसमान वाले की तरफ से एक बारिश का कहर था, लेकिन जिस तरह से लापरवाही सरकार की रही कि मुख्यमंत्री जी और पूरा मंत्रिमंडल गृह मंत्री जी की अगवानी में लगा रहा, उनके कार्यक्रमों में व्यस्त रहा। वहीं बिजली मंत्री इंदौर में अपने माननीय मंत्री जी की अगवानी और उनकी जय जयकार में लगे रहे होंगे। जनता परेशान होती रही। अगर यही सबसे बड़ा एक सवाल इस बात का है कि मेंटेनेंस के नाम पर क्या कार्य हुआ पहले और नगर निगम ने क्यों पेड़ नहीं काटे, इसका जवाब निगम को भी देना चाहिए। और जो पूरा भोपाल कल परेशान रहा है देर रात तक, और अभी भी कई इलाकों में थोड़ा थोड़ा व्यवस्था हुई है, लेकिन कुछ इलाके कहीं कहीं की शिकायतें अभी भी आ रही हैं। तो इसके लिए मुख्यमंत्री को नोटंकी करने के बजाय गृह मंत्री अमित शाह को विदा करने के बाद रात में 11:30 और 12 बजे खंबे पे खड़े होकर फ़ोटो खिंचाने के बजाय जनता को जवाब देना चाहिए कि दिन भर मुख्यमंत्री जी आप क्या करते रहे, अमित शाह के प्रोग्राम में व्यस्त रहे या नहीं रहे। आपको तब जनता की चिंता नहीं हुई, तब आपको नहीं हुआ। और वो जो बिजली मंत्री हैं, कभी इस खंबे पे चढ़ा है, कभी उस खंबे पे चढ़ा है, कभी इस नाले पे, अब वो कहाँ है भाई। पहली बार भोपाल राजधानी लगभग 23 घंटे अंधेरे में डूब गया। ऐसे समय में बिजली मंत्री कहीं नज़र नहीं आया। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। दोनों को जनता को सफाई देना चाहिए। जबलपुर के भटोली ग्वारी घाट में शनिवार को ही अंधी हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्या करने वाले हत्यारों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि 20 अगस्त की सुबह भटोली विसर्जन कुंड के पास एक व्यक्ति की लाश रक्त रंजिश हालत में पड़ी हुई। मृतक के बेटे ने थाने ग्वारी घाट में आकर जानकारी दी। उसके पिता की लाश भटोली विसर्जन कुंड के पास पड़ी हुई है। पुलिस ने मौके पर जाकर
देखा तो मृतक प्रीतम रेगवार की लाश खून से सनी हुई पड़ी हुई थी। पुलिस ने मार कायम कर अंधे कत्ल हत्या करने वाले आरोपी को पकड़ने के लिए एक टीम बनाई। जांच टीम ने समय रहते घटना को अंजाम देने वाले धर्मेंद्र बर्मन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी धर्मेंद्र मृतक प्रीतम रेगवार के घर के पास में ही रहता है। सबको विदित है 20 अगस्त को ग्वारीघाट में जो भटोली कुंड के बगल में एक करीबन 58 वर्षीय व्यक्ति की लाश मिली थी, जिनका नाम था प्रीतम रेगवार। और ऐसा पता चला था कि वो डेली वहाँ पे जो रोड है भटोली कुंड के पास, वहाँ अपने एक छोटे कुत्ते के साथ वहाँ पे रोज़ मॉर्निंग वॉक करने जाते थे। सूचना मिलने पर थाना प्रभारी ग्वारीघाट और सीएसपी प्रियंका शुक्ला स्थल पर पहुंचे और इनकी जो टीम है साथ में जो थाना ग्वारीघाट की, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं कि अब मर्डर जो अब खुल गया है, इसमें एक आरोपी जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है। आरोपी का नाम धर्मेंद्र बर्मन है। ये मृतक के पड़ोस का ही रहने वाला है और इसका पूर्व का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। 2014 में अटेम्प्ट टू मर्डर में भी ये जेल गए थे। और मर्डर के पीछे जो कारण था वो थोड़ा ये था कि आरोपी को लगता था कि मृतक के कारण ही इसकी पत्नी से इसका जो है अलगाव हुआ है और इनकी मृतक के कारण ही इनकी माता को लकवा लगा है। थोड़ा मृतक को ऐसा लगता था कि ये कुछ ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि इनके परिवार में इनकी पत्नी और माता को अलग अलग समस्याएं हुई है। हालांकि ये सत्य अभी तक नहीं पाया गया है, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन। ये मृतक को आरोपी को लगता था कि मृतक ऐसा करता था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसने कल वहाँ पे एक बकानुमा एक बड़ा चाकू है उससे कल एक घटना कारित करी और उसके बाद ये फिर इसने बादशाह हलवाई मंदिर के पास एक उसको जो हथियार था जिस उसको छुपाया, हथियार भी बरामद हो गया और आरोपी की गिरफ्तारी इसमें हो गई। मृतक क्या करता था? मृतक कुछ ऐसा नहीं, कुछ ऐसे ही रक्षा सूत्र के जनेऊ का काम था, वो उनका था, घर पे ही बनाते थे वो। भोपाल जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट द्वारा डैम को लेकर समीक्षा बैठक की गई। मध्य प्रदेश में जिला गति से वर्षा हो रही है। सभी तालाबों, सभी डैमों में जलस्तर बढ़ा हुआ है। प्रदेश के कई बांध की रिसीव की खबर आ रही है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि अभी तो 2 दिन से प्रदेश में भारी बारिश हो रही है। नर्मदापुरम 2 दिन में 13 इंच वर्षा हुई है। सारे डैम, सारे तालाब भर चुके हैं। कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं आ रही है। बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय है। बड़ा बांध फूट रहे हैं प्रदेश में, उस पर आ रहा हूँ। फिलहाल आपने समीक्षा बैठक की है, क्या स्थिति है प्रदेश की? अभी तो पूरे मध्य प्रदेश में, विशेषकर हमारे मतलब नर्मदापुरम 2 दिन में 13 इंच बरसात हुई है। सारे डैम, सारे तालाब भर चुके हैं, पर उसके बाद भी कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं आई है। एक बेतवा नदी पर चिंता का विषय है, पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि जिस गति से पानी आ रहा है, बेतवा है, चंबल है, अभी जिस प्रकार से हमने जैसे बेसिन हमारा चंबल बेतवा, इसमें विदिशा, दानमढ़ी, रायसेन, दमोह, ये सब खबर स्थिति हमारे नियंत्रण में, सम्राट सागर की भी स्थिति कंट्रोल में है कि अभी कहीं भी ऐसी स्थिति निर्मित नहीं है। और जो खतरे की स्थिति में है, जहाँ अभी तो पूरा हमारा डिवीज़न, चाहे नर्मदापुरम या भोपाल, यहाँ पूरे सारे वरिष्ठ अधिकारियों को एक रचना की एक टीम बनाकर फिजिकली स्वयं उपस्थित होकर सब देखें। हर कमिश्नर, हर कलेक्टर से संवाद करें, क्योंकि सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ने आज वीसी ली, वो भी निरंतर संपर्क में है। आज वो विदिशा, गुना और रायसेन जा रहे हैं दौरे में। ये जो बांध बड़ा और बूढ़ा छोटे बांध है, लेकिन हुआ ये। देखो एक बात सुनो, आप जानते हैं अतिवृष्टि हो रही है, उस ईश्वर से
उस प्रगति से हम लड़ नहीं सकते, पर हमारी सजगता और जागरूकता पूरी कंट्रोल में है, नियंत्रण में है। क्योंकि आपको पता, जो बारिश 2 दिन में 13 इंच बरसात हो जाएगी, ये आप जानते हैं कि उसका सामना आपको और हमको करना पड़ेगा। और बाकी गुणवत्ता को लेकर क्या कहना है आपकी? गुणवत्ता अच्छी है, मतलब इसलिए नहीं फूट रही कि अभी अपन अतिवृष्टि की बात कर लें, इन सारी विस्तृत जानकारी जब मैं समीक्षा करूंगा, जितने भी निर्माणाधीन डैम हैं उनकी समीक्षा की जाएगी। आप निश्चिंत रहें, गुणवत्ता का पहले ध्यान रखा जाएगा। इसमें कहीं आपको शंका कुशंका करने की नहीं है। मैंने मध्य प्रदेश के सारे अधिकारियों को, सारे जितने भी हमारे संभाग हैं, उन सबको अभी मैंने बात की, निर्देशित की। हमारे ENC हमारे पास है, मिश्रा जी भी हमारे साथ थे, सारे आला अफसर को निर्देशित किया है। एक कंट्रोल रूम तो रोज चल ही रहा है, हर घंटे की किस डैम की स्थिति क्या है, किस डैम की स्थिति क्या, कितना MCM पानी है, कितने मीटर पानी, कहाँ स्थिति की खतरे की हो सकता है, पर सब पे नज़र रखी हुई। भोपाल प्रदेश के मौसम ने एक बार फिर से कारण करवट बदल ली है। प्रदेश के मौसम के बदलाव के कारण सर्दी जुकाम बुखार के मरीज बढ़ रहे हैं। वायरल फीवर चल रहा है। इसके बचाव के लिए डॉक्टर सुधीर पांडे आयुर्वेद ने बताया कि वायरल फीवर सर्दी जुकाम के मरीज ज़्यादा मिल रहे हैं। इसके बचाव के लिए पानी को उबाल कर पिए, छान कर पिए, दही केले का सेवन ना करें, हरी सब्जियाँ खाएँ। अगर वह खाते हैं तो उन्हें धोकर साफ कर इसका सेवन करें और पानी से भिगोने से बचें। अपने घर के आसपास पानी भरने ना दें। सर, एक बार फिर मध्य प्रदेश के मौसम ने करवट ली है और कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इससे मरीज किस प्रकार के ज़्यादा आ रहे हैं? इस समय सर्दी, खांसी और वायरल फीवर, डायरिया, डिसेंट्री एवं वात व्याधि अर्थात जो है शरीर के अंगों में दर्द, जोड़ों में दर्द, इनके जो पेशेंट काफ़ी बढ़ रहे हैं। जी। इसके उपचार के लिए क्या कुछ उपचार है जो आदमी घर से ही कर सके? इसके उपचार के लिए हम जो है गर्म पानी पिए और दही है, केला है, मतलब इस मौसम में, और पानी जो भीगने से बचें। और हाँ, पानी को 20 मिनट तक उबाल कर, छान कर उस पानी को पिए और हाथ को साबुन से अच्छी तरीके से धोकर जो है खाना खाएं। तो इस प्रकार से हमें एहतियात जो है बरतना पड़ेगी। और इस समय जो है हरी सब्जियां जिसमें कीड़े वड़े इत्यादि रहते हैं, उनका सेवन जो है कम करें और समय समय पर डॉक्टरों को दिखाते रहें। आया था और जो डिटेक्ट हुआ और उसका उपचार हो गया, वो ठीक भी हो गया। तो इस प्रकार जो कोरोना फैल तो रहा है, लेकिन उतना नहीं जितना सेकंड लहर में कोरोना फैला था। लेकिन इससे नकारा नहीं जा सकता कि कोरोना नहीं है। फिलहाल क्लब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।